नमस्कार सभी को। दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निधि है। इनका जो नेशनल फंड है उसके हाल ही में 2025 में जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके अनुसार दिव्यांगजनों के लिए जो जो गतिविधियां जिस प्रकार से पैसा कैसे दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन के लिए जो है, राष्ट्रीय फंक्शन के लिए, पर्पल फेस्ट के लिए, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए, विभिन्न प्रकार के खेल कूदों के लिए, तो इस राष्ट्रीय निधि के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय निधि दिव्यांगजनों के लिए किस किस प्रकार के काम कर रही है और किस किस प्रकार के प्रावधान है, क्योंकि ये संशोधित प्रावधान 2025 में हाल ही में जारी हुए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन इसमें से एक राष्ट्रीय निधि में से बन सकता है। देखिए, इसका पूरा जो नाम है वो इस प्रकार से है, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि 2025 के तहत, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि 2025 के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के संशोधित दिशा निर्देश यहाँ पे जारी हुए हैं, हाल ही में 2025 के हैं। ये इनका देखिए, एक जो दिव्यांगजनों के लिए स्वावलंबन, इनका ये जो लोगो है ये हर जगह आपको मिलेगा। स्वावलंबन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये आप साइट पे जाएंगे, इनके किसी भी विशेष एक्ट पे जाएंगे, किसी भी विशेष पॉलिसी पे जाएंगे, कहीं पे भी इनके विशेष दिशा निर्देशों पे जाएंगे तो स्वावलंबन और ये डायग्राम, ये जो पेड़ है गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है, लीफ पत्तियां खिलती हुई, ये आपको हर जगह मिलेगा। स्वावलंबन। इस राष्ट्रीय निधि को जारी करने के लिए डिपार्टमेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये मंत्रालय हमारा, वही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जिनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राजस्थान सरकार, इसके द्वारा जारी किया गया है। यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान रखना। जब हम स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की योजना, परिचय दिया है केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को अधिनियमित किया। 2016 में अधिनियमित किया, भारत की संसद ने किया। मैंने बार बार कहा था कि किसने किया अधिनियमित, भारत की संसद ने अधिनियमित किया, जो 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया ये लागू कब हुआ? 19 अप्रैल 2017 से। जैसे आरटीई आया 2009 में, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया वो आया 2016 में, लेकिन लागू ये 19 अप्रैल 2017 को हुआ। बहुत ही शानदार फैक्ट, 100% ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है इस अधिनियम की धारा 86, ये जो अधिनियम है पूरा का पूरा, इस अधिनियम की जो धारा नंबर 86 है, ये धारा नंबर 86 में केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन करने का आदेश देती है। यानी ये जो लगभग इसमें बहुत सारी धाराएं, 102 के आसपास इसमें धाराएं हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के मूल अधिनियम की धारा नंबर जो 86 है, इसमें केंद्र सरकार को ये कहा है, क्या कहा है? केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप एक राष्ट्रीय निधि तैयार करो, इनके लिए इस प्रकार का फंड तैयार करो। तो क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की कौन सी धारा में राष्ट्रीय निधि का वर्णन है? धारा 86 में है। राष्ट्रीय निधि का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, गठन करने का आदेश देती है। इसी अनुसार सरकार ने दिनांक 10 जनवरी 2018 के कार्यालय आदेश के जरिए राष्ट्रीय निधि का गठन किया। कब किया? 10 जनवरी 2018 को। यह निधि 18 अप्रैल 2018 से भारतीय न्यास अधिनियम के तहत एक न्यास के रूप में कार्य कर रही है, एक ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रही है। कब से? 18 अप्रैल 2018 से। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम लागू कब हुआ? 19 अप्रैल 2017। देखिए यहां पे थोड़ा सा ये डेट अगर एक साथ दे दी तो आपके कंफ्यूजन हो सकता है। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब का है? 2016 का। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू कब हुआ? 19 अप्रैल 2017 को। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, उसकी धारा नंबर 86 में क्या बात कही गई है? राष्ट्रीय निधि बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। आदेश कब जारी होगा? 10 जनवरी को जारी हो गया, 10 जनवरी 2018 को। प्रभावी किस तिथि से हुई ये निधि? तो 18 अप्रैल 2018, 18/4/18 से राष्ट्रीय निधि काम कर रही है। केंद्र सरकार ने दिनांक 15 जून 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 को अधिसूचित किया। यानी मैंने कहा था कि जब भी कोई एक्ट बनता है, जब भी कोई अधिनियम बनता है, वो सभी राज्यों के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है।
उसको वास्तविक तरीके से लागू करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे आरटीई एक्ट 2009 का है, इस आरटीई एक्ट की धारा 38 में कहा गया है कि अब ये एक्ट बन चुका है, अब राज्य इसके नियमों में या अपने अनुसार कुछ चेंज करके इसको अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। तो राजस्थान ने अपने नियम बनाए। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, जो मैंने पहले बताया था, आपके ग्रेड फर्स्ट में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही जब भारत की संसद ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बना दिया, अब इसमें कहा गया कि अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसको पूरे भारत में लागू करने के लिए अपनी नियमावली बना ले, नियम बना ले। अगर संशोधन करना है, कुछ इसमें करना है तो कर ले, नियमों को सरलीकरण कर ले। तो केंद्र सरकार ने 15 जून 2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, देखो नियमावली है 2017 की और अधिनियम है 2016 का, इसलिए एक्ट पहले आता है, रूल्स बाद में बनते हैं। और इन नियमों का अध्याय 10 निधि के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित है। ये पूरा हिस्ट्री चल रहा है, इसके इतिहास के बारे में है। इस निधि का सृजन अगस्त 1983 में घटित, वैसे बहुत पुरानी बात है ये, ऐसी निधि पहले भी बन गई थी। इस निधि का सृजन अगस्त 1983 में घटित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि, पहले किस नाम से था, राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि, और नवंबर 2006 में घटित निःशक्त व्यक्ति सशक्तिकरण न्यास निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस निधि को आरबीआई से सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड के रूप में निवेश किया जाता है। ये जो निधि है इसको कौन से बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में कैसे, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के रूप में, आरबीआई में एफडी के रूप में इसमें पैसा जमा कर दिया है, उस बॉन्ड के रूप में निवेश किया जाता है और फिर उसके ब्याज से ये पैसा आगे खर्च किया जाता है। इसका मतलब ये जो दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, किस रूप में, एफडी के रूप में या बॉन्ड के रूप में निवेश होता है। और इस निधि में जब ये पैसा एक साथ मान लीजिए 20 करोड़ डाल दिया, अब उसका अर्जित ब्याज का उपयोग, यानी उस निधि का जो ब्याज आएगा, उस ब्याज का, जैसे इसको कॉर्पस फंड टाइप का हो गया, ये अर्जित ब्याज का उपयोग उपर्युक्त आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 और इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए यदि केंद्र को पैसे की जरूरत पड़ती है तो निम्न में से किस निधि से उस पैसे को काम में लेती है, वो है राष्ट्रीय निधि। कौन सी धारा, 86 के अनुसार। इस निधि के शासी निकाय ने, गवर्निंग काउंसिल होती है इसमें, सबसे ऊपर की बॉडी होती है, 11 जनवरी 2024, 4 अप्रैल 2024 और 8 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में इन दिशा निर्देशों की समीक्षा की और इस शासी निकाय के अनुमोदन के साथ अब राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता के विचारार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है। कौन से, दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि सहित इन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं लगाई जाएगी। यानी राष्ट्रीय निधि 2025 के तहत जो निर्देश आए हैं उसमें यह है कि अब दिव्यांगजन यदि अपनी पेंटिंग और हस्तशिल्प आदि उत्पाद बनाते हैं तो इनकी प्रदर्शनियां लगाई जाएगी, कार्यशालाएं होगी। नंबर 2, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए राज्य स्तर पर खेल या ललित कला, संगीत, नृत्य आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में इसी तरह की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए सहायता केवल एक बार दी जाएगी। यानी इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में यदि ऐसे बच्चे भाग लेते हैं जिन्होंने राज्य स्तर पर ललित कला, संगीत, नृत्य आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उसके पास बेंचमार्क दिव्यांगता है, तो ऐसा व्यक्ति एक साल में एक बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है। कितनी बार, एक बार। मामले दर मामले आधार पर राज्यों द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों पर मूल्यांकन बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं जो है उनको डिसाइड किया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांगजन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, सिंपोजियम, कार्यशालाओं में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अकादमिक और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, तो उनको भी इस प्रकार से बेंचमार्क दिव्यांगजन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या सिंपोजियम, सेमिनार में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है, अपना खुद का अकादमिक और टेक्निकली जो क्षेत्र है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो यहां से पैसा दिया जा सकता है। संघ और राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता यानी केंद्र
और संघ और राज्य सरकारों को यदि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पैसा देना होगा तो इस निधि में से पैसा दिया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS इसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी दूरस्थ शिक्षा का जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम करवाता है, NIOS और CBSE, ICSE तथा अन्य केंद्रीय और राज्य स्कूल बोर्डों के अंतर्गत कक्षा 9 और 12 कक्षा के लिए, यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए विशेष रूप से दृष्टिहीन, बधिर, ID स्कूलों के लिए STEM इसको बोलते हैं। NEP 2020 का एक नया कंसेप्ट है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण। यानी इस राष्ट्रीय निधि से अब हम STEM लैब लगाने का काम भी करेंगे। ये STEM लैब, जैसे पहले केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब होती थी, ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि इन सब की एक ही लैब हो जिसको STEM कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, चारों एक ही साथ एक लैब में होते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए STEM लैब लगाने का पैसा भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। दिव्यांगता खेल केंद्र द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एथलीटों, कोच और एस्कॉर्ट्स की यात्रा, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था, बोर्डिंग और लॉजिंग का पैसा भी इसके माध्यम से दिया जाएगा यदि दिव्यांगता खेल केंद्र में आयोजन हो रहे हैं और एथलेटिक कोच और एस्कॉर्ट्स की यात्रा यदि साथ करवानी है तो। राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों का अध्ययन करने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 100% बधिर, कॉक्लियर इम्प्लांट के बिना और 100% दृष्टिहीन छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति जो है वो इस राष्ट्रीय निधि से की जाएगी, ऐसा इस निधि में लिखा हुआ है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं आपको कि दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि 2025 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें से निम्न में से क्या नहीं है? तो भाई साहब बहुत ही शानदार ये रहा। इसमें क्या है, वो इसमें जो जोड़ा है वो इस प्रकार से जोड़ा है कि इसमें पहले कहा है कि दिव्यांगजनों के चित्र, हस्तशिल्प, पेंटिंग, इन सब की प्रदर्शनी होगी। नंबर 2, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में यदि इस प्रकार के ये लोग भाग लेते हैं तो साल में एक बार उनको सहायता दी जाएगी। नंबर 3, उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को, जिनको बहुत ज्यादा सहायता है तो उनके लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की जाएगी। बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति यदि राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार में जाता है, अपना शोध पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके लिए किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। NIOS, CBSE, ICSE और अन्य राज्य और स्कूल बोर्ड जो है, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, 11वीं और 12वीं के लिए विशेष रूप से दृष्टिहीन, बधिर, ID स्कूलों के लिए STEM लैब की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण इस राष्ट्रीय निधि से किया जाएगा। या वो कह देगा फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, तो गलत हो जाएगा, STEM लैब है। दिव्यांगता खेल केंद्र द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए एथलेटिक कोच और एस्कॉर्ट्स की यात्रा भत्ता, भोजन और आवास, तीनों चीजें हैं, यात्रा भी है, भोजन भी है और आवास की व्यवस्था, बोर्डिंग और लॉजिंग का पैसा दिया जाएगा। यस। राष्ट्रीय संस्थानों और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से STEM विषयों का अध्ययन करने वाले कक्षा 9वीं और 12वीं तक के 100% बधिर, कोक्लियर इम्प्लांट के बिना और 100% दृष्टिहीन छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क जो है वो उसकी प्रतिपूर्ति, रियम्बर्समेंट इस राष्ट्रीय निधि से किया जाएगा। कितने शानदार यहाँ पे ये जो संशोधन 8 किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। उद्देश्य क्या है? इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रासंगिक कतिपय मुख्य क्षेत्रों जो सरकार के बजटीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है के लिए इस निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है कि यदि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और राज्य सरकारों के क्षेत्र में वो चीज भी शामिल नहीं है तो ऐसी नई चीजों का पैसा इस निधि के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना के तहत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक, इस योजना के लिए कौन कौन से ऐसे घटक हैं जिनको स्वीकार किया गया है? दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित इन उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियां ओब्लिक कार्यशाला, ये हमने अभी पढ़ा इसके बारे में कि ये इस प्रकार की कार्यशालाएं और जो हमने 8 पॉइंट पढ़े हैं इनको यहाँ पे आगे इन्होंने डिस्क्राइब किया है
कि दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए चित्रों, हस्तशिल्प आदि सहित इन उत्पादों को प्रदर्शित करने, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तर पर प्रदर्शनी कार्यशालाओं का आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना दिव्यांगजनों का वही अर्थ होगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत परिभाषित किया गया है। दिव्यांग बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विशेष स्कूलों में आयोजनों को आयोजित करने के प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें पात्र कौन होगा, ये इसके अंदर पात्रता और ये सारी चीजें लिखी है। सोसाइटी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, न्यास अधिनियम, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कोई भी संगठन और उस संगठन को विपणन, उत्पादों, चित्रों में प्रदर्शनी, कार्यशालाओं के आयोजन के लिए कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। ये इसमें और आगे की बात चली गई कि इसमें किस प्रकार से कौन कंपनी अधिनियम के तहत इसमें कार्यशालाओं को और इनको आयोजन कर सकती है। हम इस पे ज़्यादा बहुत अंदर नहीं जा रहे, हम इनमें देखना चाह रहे हैं कि इसमें कोई और विशेष प्रकार का कोई फैक्ट है, क्योंकि इसमें जो 8 प्रकार के जो संशोधन है ये तो आपको देखने ही पड़ेंगे। ये 8 प्रकार के जो संशोधन मैंने आपको ऊपर एक साथ बताए हैं, ये आपको, ये राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राज्य और संघ राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना। पर्पल फेस्ट का मैंने एक वीडियो डाला, पर्पल फेस्ट 13 मार्च 2026 को जो हुआ उसका वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखा है। वो पर्पल फेस्ट जो है, इस पर्पल फेस्ट के अनुरूप दिव्यांगजनों के संबंध में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम संघ और राज्य सरकारों को इस निधि से किया जाएगा, और जिसकी वित्तीय सहायता की सीमा राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस प्रकार का आयोजन करना है तो कुल व्यय का 50% बशर्ते उसकी सीमा 3 करोड़ रुपए तक हो। यानी जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसका 50% पैसा राष्ट्रीय निधि से दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा कि अधिकतम पैसा 3 करोड़ रुपए ही लगाओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए कुल व्यय का 50% बशर्ते इसकी सीमा 5 करोड़ रुपए तक हो। यानी कुल मिला के राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, 50% तक पैसा इस राष्ट्रीय निधि से दिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पे अगर ऐसा आयोजन किया तो अधिकतम 3 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किया तो अधिकतम 5 करोड़। यो इससे ज्यादा राशि नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये बाकी सारी चीजें जो बहुत अंदर तक इन्होंने दी है, लेकिन हमारे जो विशेष तौर से जो काम की है उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा एक बहुत ही छोटा सा, लेकिन इसमें भी हाल ही में संशोधन हुआ है, इसलिए हमने ये देखा कि ये हमारे लिए राष्ट्रीय निधि, चूंकि 100% बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हाल ही में दिशा निर्देश में चेंज हुआ है। और जब दिशा निर्देश में चेंज हुआ है तो क्या चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ पे। तो क्या चेंज हुआ है, वो 8 चेंज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और वो 8 चेंज मैंने आपको एक साथ यहाँ पे ये बताए कि ये तो मैंने इसकी इतिहास बताया और ये रहे इसके 8 चेंज एक साथ। ये 100% है, ऐसा का ऐसा देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है, मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं। तो ये हमारी राष्ट्रीय निधि में 2025 में जो संशोधन हुए, जो 8 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, शानदार क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है। थैंक यू।